उफ, आज तो कॉलेज आने में सच में बहुत लेट हो गई थी। आज तो मिस प्रीति के सामने पक्की बेइज्जती होने वाली थी। वह तेजी से कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और उसने बेख्याली में सामने से आते शख्स को पकड़ना चाहा, लेकिन वह थोड़ा सा पीछे हट गया और मुस्कान लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि ठीक 1 इंच की दूरी पर किसी ने उसका हाथ थाम लिया, वरना वह बुरी तरह सीढ़ियों से टकराकर चोट खा लेती। अपने हाथ पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होते ही मुस्कान का दिल जोर से धड़क उठा था। उसे झटके से सीधा किया गया तो वह उस शख्स से टकरा गई। उसने तुरंत दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। इससे पहले कि मुस्कान कुछ कह पाती, उस शख्स ने उसे झटके से अपनी तरफ से धकेल दिया। आंखें दी हैं तो देख कर चला करो, उस शख्स ने अपनी ब्लैक ग्लासेस के पीछे छुपी आंखों में चिढ़ लिए हुए सख्त लहजे में कहा। मुस्कान ने गुस्से में होंठ भींचे। कोई भी गलती से टकरा सकता है, जानबूझकर कौन गिरता है? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? वह अपनी शर्मिंदगी एक तरफ रखते हुए उसे सिर से पांव तक देखते हुए बोली। वह ब्लैक जैकेट में था और बिल्कुल भी कॉलेज का नहीं लग रहा था। शायद किसी से मिलने आया होगा या किसी का रिश्तेदार होगा। यह बात मुस्कान के दिमाग में आई, इसीलिए तो कहा कि आंखें खोलकर चला करो। वह दोबारा उसी सख्त लहजे में बोला। 5 फुट की इस लड़की को देखकर मिहिर के चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए थे। अपनी नसीहत अपने पास रखो मिस्टर, और रास्ते से हटो। मुस्कान उसे टेढ़ी नज़र से देखते हुए बोलती हुई उसके पास से निकलने लगी। उसकी इस बदतमीजी पर मिहिर ने दांत भींच लिए। बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम। उसके पीछे से आया यह जुमला मुस्कान के कानों में साफ पड़ा। सेम टू यू। मुस्कान भी जाते जाते मुंह बनाकर ऊंची आवाज में जवाब देना नहीं भूली। इडियट लड़की। मिहिर बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया, जहां उसके गार्ड पहले से अलर्ट खड़े थे। वह फुर्ती से गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोड पर डाल दी। मुस्कान, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुमने आज क्लास भी नहीं ली। जानती हो मिस प्रीति को कितना गुस्सा आया हुआ था। कल तुम्हारी खैर नहीं है। नूतन ने आते ही उसे डांट की तरह सारी बातें सुना दी। मुस्कान तो थोड़ी देर लेट होने की वजह से क्लास में घुस ही नहीं पाई थी और सीधा कैंटीन चली गई थी। क्या है यार, फंस गई थी, लेट हो गई थी। मुस्कान मुंह बनाते हुए बोली। नोट्स तो तुम मुझसे ले लेना, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ पता है, पर क्या करती? और सच बताऊं, मैं तो टाइम पर पहुंच भी जाती अगर वो मुझसे बहस करने में ना खड़ा हो जाता तो। वह चिढ़कर बोली, जैसा कि उसकी आदत थी। कौन? किसकी बात कर रही हो? किसने हमारी मुस्कान मैडम से बहस कर ली? नूतन ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। पता नहीं यार कौन था, रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। खैर दफा करो, मुझे नोट्स दे दो, कल की कल देखेंगे। पहले बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो जल्दी, भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। उसकी यही लापरवाही वाली आदत देखकर नूतन ने सिर झटका और ऑर्डर देने चली गई। आलेख जी की 2 ही बेटियां थीं, मुस्कान और महक। दोनों ही उसका सहारा थीं। बड़ी बेटी महक की सगाई कुछ महीनों पहले उसकी पसंद के लड़के सौर्य से की गई थी। महक और सौर्य दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से पसंद करते थे। सौर्य मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन महक की पसंद था और यही बात आलेख जी के लिए काफ़ी थी। वह खुद अमीर और बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बेटी की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। उन्होंने अपनी किसी भी बेटी को कभी किसी काम के लिए नहीं रोका था। यही वजह थी कि महक की सगाई भी उसकी मर्जी वाले लड़के से कर दी गई। उन्होंने यहाँ तक नहीं सोचा कि लड़का उनके स्टेटस का है या नहीं। वे दिल और सोच दोनों से बहुत खुले इंसान थे। महक बेटा, नीचे सीढ़ियां उतरती उसकी चाल बाप की आवाज़ सुनकर रुक गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। जी डैड। वह थमकर बोली। बेटा
कल तुम्हारी बुआ आ रही हैं और वो सौर्य से मिलना चाहती हैं। आलेख जी ने बात शुरू की। वाह, बुआ आ रही हैं। महक की खुशी छुपे नहीं छुप रही थी। हाँ बेटा, तुम सौर्य से कहना कि वो यहीं आकर मिल ले। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बुआ उसके घर जाएं। तुम जानती हो उनके लिए अमीरी गरीबी कितनी बड़ी बात है, और अगर वहां जाकर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। आलेख जी की बात सुनकर महक के चेहरे से मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया। उसे हमेशा ये एहसास होता था कि उसके डैड उसके लिए कितना सोचते हैं और सोच से कितने पॉजिटिव और समझदार हैं। वह मुस्कुराकर उनके गले लग गई। अच्छा, एक बात और, आलेख जी ने प्यार भरे लहजे में कहा। 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है और उसके लिए फैमिली इनविटेशन है। मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि शाम की फ्लाइट से विदेश जा रहा हूं, तो वह पार्टी तुम्हें और सौर्य को साथ में अटेंड करनी है। ओके मेरा बच्चा। वह प्यार से उसे धीरे धीरे सब बातें समझा रहे थे और महक बस सिर हिलाती जा रही थी। आलेख जी को यह अंदाजा तक नहीं था कि वही पार्टी उनकी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। अगर उन्हें जरा भी पता होता तो वह अपनी बेटी को उस पार्टी में कदम तक नहीं रखने देते। दूसरी तरफ मिहिर और उनकी बुआ सविता जी डाइनिंग टेबल पर बहुत खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे बैठे थे कि तभी सीढ़ियां उतरते हुए उनका बड़ा भतीजा अजय नीचे आता दिखाई दिया। उसे देखते ही दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अजय भी मुस्कुराता हुआ उनके पास आकर बैठ गया। कैसे हो मेरे राजकुमार? सविता जी ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। 30 साल का वह संजीदा स्वभाव वाला आदमी एक पल को अपनी नजरें उन पर टिकाए रहा। उसके सामने बैठा मिहिर, जो उससे 3 साल छोटा था, बिल्कुल उसी की तरह था, संजीदा, शांत और बेहद मजबूत सोच वाला। दोनों ही बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे। हर तरफ उन दोनों की ही चर्चा रहती थी और आने वाली बिजनेस पार्टी को लेकर तो और भी ज्यादा बातें हो रही थी। कल की बिजनेस पार्टी का क्या प्लान है? सविता जी ने उसका पसंदीदा एप्पल जूस सामने रखते हुए पूछा। सब बढ़िया है, आप फिक्र ना करें, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। ग्लास होठों से लगाते हुए अजय शांत लहजे में बोला। अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपना मकसद पूरा कर लेंगे और उस दिन हम तीनों साथ बैठकर जश्न मनाएंगे। सविता जी ने गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों भतीजों को देखा। जरूर होगा। दोनों भाइयों अजय और मिहिर की जुबान से एक साथ जवाब निकला। उन तीनों का मकसद क्या था, कौन सी प्लानिंग चल रही थी, यह सिर्फ वही 3 लोग जानते थे और जब वक्त आएगा तभी दुनिया को पता चलेगा। अजय नीली आंखों वाला राजकुमार था, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। हर कोई उससे खफा रहता था। उसकी मुस्कान बहुत कम लोगों ने ही देखी थी। हर रोज अखबार में उसकी कोई ना कोई खबर छपती रहती थी, लेकिन नीली आंखों वाला यह राजकुमार हर किसी की बर्बादी चाहता नहीं था। बस उसे हर हाल में यह क्लियर होना जरूरी था, उसका दुश्मन वही है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था। उसके बाद वह अपने दुश्मन और उसके पूरे खानदान को नष्ट करने की ताक में रहता था। दूसरी तरफ मिहिर भी अपनी जिंदगी में शक्ति लिए हुए था। उसका सिर्फ यही मकसद था कि वह कामयाब बिजनेसमैन बने। वह भी बिल्कुल अपने भाई की तरह था और उसके मकसद में हमेशा उसका साथ देता। वह अपने भाई की जान की तरह था। दोनों में बस इतना फर्क था कि मिहिर के स्वभाव में अब भी कुछ पॉजिटिविटी थी, जबकि अजय अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला शख्स था। प्लीज सौर्य, तुम बुआ की बातों का बुरा मत मानो, वह ऐसी ही है। जब भी किसी से मिलती हैं उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड खोल देती हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। उस वक्त महक सौर्य को उसके घर छोड़ने आई थी और दोनों गाड़ी में बैठे थे। सौर्य का मूड आज खासा खराब था। उसकी बुआ ने आज उसकी खूब बेइज्जती कर दी थी। उसकी फैमिली के बारे में पूछा, बैंक बैलेंस पूछा, अजीब अजीब सवाल किए। सौर्य ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसका मिडिल क्लास बैकग्राउंड आज उसके लिए शर्म बन गया था। कैसे उसने खुद पर काबू रखा यह केवल वही जानता था। उसके दिल का हाल देखो कि जुबान ही सही से नहीं चल पा रही थी।
वो कैसे तंज कस रही थी कि तुम्हारी दौलत की वजह से ही मैंने तुमसे सगाई की। यह बात सुनकर सौर्य अंदर तक भड़क गया। यार, वो कुछ दिनों के लिए ही आई हैं, छोड़ो ना उन्हें। मुझे पता है तुम सोच के कितने पॉजिटिव हो। तुम्हें बस मेरी फिक्र होनी चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ। बाकी सब छोड़ दो। और डैड भी तो तुम्हारे ही पक्ष में हैं। फिर किस बात की टेंशन? बात टेंशन की नहीं, खुददारी की है। उन्होंने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है जो मेरी बर्दाश्त के बाहर है। सौर्य का बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी बुआ का मुंह तोड़ दे। मिडिल क्लास होने के ताने वो बचपन से ही सुनता आया था। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी उसने ये सुना था, सौर्य की माँ अनीता जी से भी, कि महक से कभी भी उनके घर का नहीं चल पाएगा। वो अमीर बाप की बेटी है, उसके तौर तरीके भी अलग हैं। वो इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए महक को जिंदगी से निकाल कर अपनी बराबरी की लड़की सुमन से शादी कर लो, जो उसे बेइंतहा चाहती भी थी और उसकी बचपन की दोस्त और पड़ोसी भी थी। पर सौर्य के मन में क्या चल रहा था यह सिर्फ सौर्य ही जानता था। वो 2 महीने पहले ही महक से सगाई कर चुका था। सगाई बहुत धूमधाम से हुई थी। सब कुछ महक के पिता आलेख जी ने अरेंज किया था। सौर्य के घर वाले तो बस मेहमानों की तरह उस सगाई में शामिल हुए थे। उस सगाई में सिर्फ सौर्य को ही प्रोटोकॉल मिला था, उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं। तभी से उसकी माँ अनीता जी के मन में महक और उसके पिता के लिए नरमी खत्म हो गई। लेकिन सौर्य क्या करता? सगाई तो वह कर ही चुका था और ऊपर से इतने अमीर ससुर के गुण भी उसे गाने पड़ते थे। अच्छा सुनो, जब तक बुआ यहाँ है तुम उनसे मत मिलना, ठीक है? महक ने हल निकाला। वह काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा अपनी ही मनमानी करने वाली। लेकिन उसकी यही मनमानी उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। रात करीब 9 बजे महक सौर्य को होटल में डिनर करवाकर उसे घर छोड़कर वापस लौट रही थी कि रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। मजबूर होकर वह गाड़ी से उतरी, बोनट खोलकर चेक करने लगी। वह अक्सर बिना बॉडीगार्ड के नहीं निकलती थी, अलावा इसके कि सौर्य उसके साथ हो। आम हालत में गार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन जब भी वह सौर्य से मिलने जाती, डिनर, लंच या शॉपिंग, तो गार्ड्स को साथ नहीं ले जाती थी। गाड़ी बंद होने की वजह महक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह वापस गाड़ी में बैठी और फोन उठाया तो देखा फोन पूरी तरह बंद पड़ा था। बैटरी खत्म हो चुकी थी और वह आज उसे चार्ज करना भूल गई थी। खुद पर उसे जोर का गुस्सा आया। अब यहाँ से कैसे निकलूं? वह बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लग रही थी। थक कर वही सीट पर बैठ गई। कोई भी गाड़ी तेज रफ्तार से पास से गुजरती तो वह घबरा जाती। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था जिससे वह मदद मांग पाती। इर्द गिर्द दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे और पेड़ों की लंबी कतारें थी। इन सब को देखकर महक के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। मैं कहाँ फंस गई? किससे मदद लूं? यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? वह गाड़ी में बैठे बैठे थक गई तो बाहर उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। यह कौन सा इलाका है? मैं आखिर फंस कहाँ गई हूँ? उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा और वह समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करे। कहीं कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। वो सड़क के दोनों ओर देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। आखिर लड़की ही तो थी और ऐसे सुनसान में जान से ज्यादा इज्जत का खतरा होता है। उस वक्त महक को बस यही डर सताने लगा था कि तभी 2 बाइक्स उसके पास से तेजी से निकल गईं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक गईं। यह देखकर महक के रोंगटे खड़े हो गए। बाइक्स धीरे धीरे रिवर्स होते हुए उसकी तरफ आने लगी थीं। उसकी सांस गले में अटक गई। यकीनन वे आवारा लड़के ही थे जो उसे अकेला देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। महक बिना कुछ सोचे सड़क की दूसरी तरफ भागी, लेकिन उसी पल दूसरी दिशा से आती एक कार ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसे हल्का सा टक्कर मार दी। अगर
ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक ना लगाया होता तो वह बुरी तरह चोटिल हो जाती। हल्की टक्कर लगते ही महक पीछे की तरफ गिर पड़ी। तभी तक वे बाइक वाले भी पास आ चुके थे। बाइक वाले ठहर चुके थे। महक सड़क पर बैठी घबराई हुई उन्हें देख रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे। उनकी नज़रों से महक ने खुद पीछे मुड़कर देखा और वह वहीं के वहीं सन्न रह गई। काले 3-पीस सूट में खड़ा वह आदमी, आंखों पर चश्मा, हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा और बेहद रहस्यमयी अंदाज में वहीं खड़ा था। वह आदमी बहुत ही स्टाइल में खड़ा उन लड़कों को घूर रहा था। उसकी मौजूदगी का ऐसा रौब था कि वे लड़के आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही सामने आए, उन्होंने उन बदमाश लड़कों पर बंदूक तान दी। वो दोनों फौरन अपनी बाइकें घुमाकर वहां से भाग गए और कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। महक ने रुख मोड़कर उस आदमी को शुक्रिया भरी नजरों से देखा जो धीमे कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। महक ने उठने की कोशिश की, लेकिन बिना सहारे के खड़ा होना उसके लिए मुश्किल था। वह उठी पर फिर से लड़खड़ाकर गिर गई। उसके घुटने पर चोट लग गई थी और उसका ट्राउजर भी घुटने से थोड़ा फट गया था। वह बेबस सी वहीं बैठी थी और ना चाहकर भी अपनी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल एक अनहोनी सी बात हो गई। सब गार्ड हैरानी से अपने मालिक को देखते रह गए, जिसने झुककर एक लड़की को उठा लिया। महक तो जैसे पल भर को सांस लेना ही भूल गई। वो एक एक कदम संभल कर रखता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वह अपनी बड़ी सी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। महक ने घबराकर उसे देखा, फिर उसके गनमैन को देखते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। महक ने अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए धीरे से कहा, तो फिर किसके साथ जाना है? वह अपनी सीट पर बैठते ही ठंडे लहजे में बोला और साथ ही ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का इशारा भी कर दिया। कहाँ ले जा रहे हैं? गाड़ी रोको। वह घबराकर उठने लगी ही थी कि उसने उसके बाजू से पकड़कर उसे वापस सीट पर बैठा दिया। उसकी इस जुर्रत पर महक हैरत में मुंह खोले उसे देखने लगी। ड्राइवर को घर का पता बताओ, वह सख्त लहजे में बोला, लेकिन महक को यह देखकर थोड़ा हौसला हुआ कि वह कोई गलत इरादे वाला आदमी नहीं लगता। उसने तुरंत अपना एड्रेस बता दिया। आलेख निवास का नाम सुनते ही एक पल के लिए अजय चौंक गया। अपने बंगले के सामने गाड़ी रुकते ही महक ने राहत की सांस ली। तो तुम आलेख कुमार की बेटी हो? एक एक शब्द चबा चबा कर बोलते हुए अजय ने उस विशाल बंगले को गौर से देखा। हाँ, लेकिन आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? वह भी गाड़ी से उतरते हुए ठिठक कर पूछने लगी। बेटी, यह शब्द उसके होठों पर आया, फिर उसने एक नज़र महक पर डाली। बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है मेरा आलेख कुमार से, फुर्सत से बताऊंगा। महक उसकी बेतुकी और उलझी बातों को नज़रअंदाज करती हुई बिना एक बार भी शुक्रिया कहे बंगले के अंदर चली गई। अजय वहीं खड़ा गहरी सोच में डूब गया। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आगे वाली सीट पर बैठे अपने गार्ड वीरेंद्र से उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। मिल जाएगी सर, वीरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत थी, शायद किसी आने वाली बर्बादी की। पार्टी की रौनक अपने शिखर पर थी। आलेख जी की गैर मौजूदगी में महक शौर्य के साथ उस पार्टी में शामिल हुई थी। वह हर किसी से शौर्य का परिचय करवाती हुई बड़ी शान से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी हील फिसली और वह सामने से आते एक शख्स से जा टकराई। उस शख्स ने उसे दोनों बाजुओं से संभाल लिया। महक ने अपनी भारी पलकें उठाईं और उसी पल न्यूज चैनल के कैमरे ने यह पूरा मंजर कुछ सेकंड में रिकॉर्ड कर लिया। अजय ने उसे छुआ भी नहीं था, लेकिन दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान गए। फिर भी एक दूसरे को पूरी तरह नज़रअंदाज करने का हुनर दोनों के पास खूब था। सविता जी ने यह पूरा मंजर गहरी सोचती हुई नज़रों से देखा। महक, आर यू ओके? शौर्य ने आगे बढ़कर पूछा। अचानक शौर्य ने आगे बढ़कर महक की कलाई पकड़ ली, लेकिन महक ने फौरन ही खुद को उससे दूर कर लिया। चाहे वह उसका मंगेतर था,
पर वह अभी तक उसे खुद को छूने की इजाज़त नहीं दे पाती थी। हालांकि उसे पसंद जरूर करती थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, महक ने धीमे से कहा और एक नज़र सामने आते अजय पर डाली, जिसका एटीट्यूड ही अलग तरह का रौब लिए था। वह देश का जाना माना बिजनेसमैन था। रोज कोई ना कोई नई खबर उसके बारे में टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल रहती थी। महक हमेशा उसे स्क्रीन पर ही देखा करती थी, लेकिन इन 2 दिनों में वह बार बार उसके सामने आ जा रहा था और उसके होशो हवास पर अजीब सा असर डाल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। सौर्य की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वह बाकी मेहमानों से मिलने लगी। आज के स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर अजय का परिचय कराया जा रहा था और मंच से उसका धन्यवाद भी किया जा रहा था। कुछ देर बाद वह एक बेहद सादगी भरी शालीन सी महिला के साथ खड़ा दिखाई दिया। ना चाहते हुए भी महक की नजरें उसी पर जाकर टिक गईं। अजय, ये तुम्हारे मकसद का कौन सा हिस्सा है? सविता जी ने सॉफ्ट ड्रिंक होठों तक ले जाते हुए चोरी चोरी महक की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा मकसद आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा, फिलहाल बस देखते जाइए, अजय ने धीमे आत्मविश्वासी लहजे में कहा। क्या से क्या हो जाए, यह बात मैं भी खुद से कह रही थी। एक नज़र महक को देखकर अजय ने रुख फेर लिया और अपने किसी बिजनेस फ्रेंड की तरफ बढ़ गया, जबकि सविता जी को यह सब एक नए तूफान की आहट लग रही थी। उनकी सिक्स सेंस उन्हें महसूस करा रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके मकसद के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए चारों तरफ नजरें घुमाईं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। उन्होंने पलटकर एक बार मुस्कुराते हुए महक को देखा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, हर कीमत पर। दांत दबाए आंखें सिकोड़कर महक को देखते हुए वो मिहिर की ओर बढ़ी। उसे कुछ कहकर वापस अपनी जगह आ गईं। थोड़ी ही देर में सब लोग पुल की साइड पर जमा होने लगे। हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। हर तरफ एक खूबसूरत सा रोमांटिक माहौल बना हुआ था। कुछ ही देर में महक भी सौर्य के साथ वहां आ गई। तभी सौर्य के फोन में कॉल आने लगी। महक, तुम यहीं रुको, मैं कॉल सुनकर आता हूँ। सौर्य मोबाइल कान में लगाए वहां से बाहर चला गया। महक वहीं खड़ी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उस खुले एरिया में लग रही ठंडी हवा से वो एकदम सिहर गई थी। वो बिल्कुल पुल के किनारे तक चली गई थी कि तभी पास से गुजरते हुए एक वेटर की हल्की सी टक्कर लगी। हील्स जैसी स्लिक सैंडल की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से पुल में जा गिरी। वो बुरी तरह पानी में गिरी और हाथ पैर मारने लगी। बाकी लोग अवाक होकर उसे देख रहे थे। अजय ने एक नज़र उस पर डाली जो पानी में डूबती उभरती संभल नहीं पा रही थी और दूसरी नज़र अपनी बुआ सविता जी पर डाली, जिनकी निगाहें उसी पर टिकी थी। अजय ने दांत भींचते हुए सिर ना में हिलाया, अपना कोट उतारा और एक तरफ फेंक कर सीधे पुल में कूद गया। अगले ही पल वहां चारों तरफ खामोशी छा गई। अजय ने झटके से उसे थाम लिया, उसका सिर पानी से ऊपर करते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। ठंडे पानी में कांपती महक के गाल पर से पानी बह रहा था और वह गहरी सांस खींचते हुए अजय को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे थे और वहां मौजूद लोग भी उनकी तरफ ही देख रहे थे। फिर से कैमरों की क्लिक्स होने लगी, जिन पर अजय बहुत सख्त एक्शन लेने वाला था। धीरे धीरे वह उसे पकड़कर पुल के किनारे लाया। महक पूरी तरह उसे पकड़े हुए थी, जबकि अजय एक अजीब सी हालत से गुजर रहा था। पहली बार वह किसी लड़की के इतना करीब आया था। नहीं, प्लीज़। जैसे ही अजय ने उसे किनारे पर बैठाना चाहा, महक ने घबराकर उसे मना कर दिया। अजय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मेरे कपड़े, महक की भीगी आवाज़ में कहे उन 2 शब्दों से अजय सब समझ गया। अजय ने वीरेंद्र की तरफ एक नज़र की और अगले ही पल सब लोगों को पुल के एरिया से हटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सबके मोबाइल और कैमरे से उनकी तस्वीरें भी तुरंत डिलीट करवाई गईं। लोगों के जाते ही
अजय ने उसे एक झटके से किनारे पर बिठाया। महक पूरी तरह अपने अंदर सिमट रही थी। उसका शिफॉन का स्टाइल फ्रॉक भीग गया था। अजय ने अपने गीले बालों को झटका देते हुए अपना कोट उठाया और कांपते हुए हाथ बांधे खड़ी महक की तरफ बढ़ा। अगले ही पल उसने महक के चारों तरफ अपना कोट लपेट दिया। महक ने शुक्रिया भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सफेद ड्रेस जो उसका पसंदीदा था गीला हो चुका था। महक, महक मेरी जान, क्या हुआ? ठीक हो? अचानक शौर्य वहां आ पहुंचा। अजय ने बस एक नज़र उसे देखा और वहां से हट गया। महक शौर्य को देखते हुए फिर अजय को जाते हुए देखती रही। जब जब महक को शौर्य की जरूरत पड़ी, जब उसका होना जरूरी था, वह वहां कभी मिलता ही नहीं था। ठीक हूँ, महक ने बस इतना कहा और सिर झुका लिया। मेरा ख्याल है घर चलना चाहिए, तुम्हारी हालत बहुत अजीब हो गई है। शौर्य ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए नागवारी से कहा तो महक ने उसे माथे पर बल डालकर देखा और बिना कुछ बोले बाहर गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर, महक, रात बहुत हो गई है, मैं चली जाऊंगी। शौर्य, प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और नाराजगी झलक रही थी। उसे लगा था शौर्य उसकी हालत देखकर परेशान होगा, पर वह तो उसे उल्टा ऑकवर्ड बोल रहा था। अकेले कैसे जाओगी? शौर्य ने पूछा। तुम चिंता मत करो, मेरा ड्राइवर है। गाड़ी आते ही महक उसमें बैठ गई और शौर्य को पूरी तरह अनदेखा करता हुआ जा चुकी थी। शौर्य वहीं खड़ा उसे जाते देखता रह गया। मिस्टर शौर्य, अजय सर आपसे मिलना चाहते हैं। अचानक पीछे से किसी आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। अजय सर, वह थोड़ा सा घबरा गया और चारों तरफ देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। एक गलियारे से होकर वह उस कमरे तक पहुंचा जहां उस वक्त अजय आरामदायक कपड़ों में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। जी मिस्टर अजय, आपने बुलाया? शौर्य की आवाज़ धीमी थी। हाँ, तुमने आज का दिन तय किया था अपना कर्ज लौटाने के लिए, अगर तुम्हें याद हो। उसकी गहरी तेज आंखों को देखते ही शौर्य के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जी, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। शौर्य ने अपने बिजनेस के लिए अजय की कंपनी से 30 लाख का लोन लिया था। जिन शेयरों में उसने पैसे लगाए थे सब डूब गए। अब वह बिल्कुल खाली हाथ था। महक से मोहब्बत का नाटक करके उससे शादी भी उसी उम्मीद में करना चाहता था कि वह उसकी मदद करेगी, पर महक ने उसे 1 रुपए तक नहीं दिया। इसी वजह से आज वह कर्ज लौटाने की जगह हाथ खाली लिए खड़ा था। सॉरी, मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता, अजय ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए कहा, लेकिन तुम्हें एक ऑप्शन जरूर दूंगा। शौर्य ने माथे पर आया पसीना पोंछा। कैसा ऑप्शन सर? अगर अपना कर्ज माफ करवाना चाहते हो, अजय ने ठंडी धीमी आवाज में कहा, तो अपनी मंगेतर को मेरे हवाले कर दो। सारा कर्ज माफ और ऊपर से 50 लाख और मिलेंगे। अजय ने सिगरेट का कस लेते हुए गहरी निगाहों से सामने खड़े शौर्य को देखा और बोला, यह आप क्या कह रहे हो? शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। सोच लो, जल्दी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें कर्ज देने में बहुत जल्दी हो। अजय ने अपनी पिस्टल अपने टेबल पर रखते हुए बड़े ही ठंडे और बेमन अंदाज में कहा। दूसरी तरफ खड़े शौर्य के तो पसीने छूट रहे थे। वो नहीं मानेगी। शौर्य धीमी आवाज में बड़बड़ाया, वक्त गुजर रहा है शौर्य, और मसला यह है कि मेरे पास फालतू वक्त बिल्कुल नहीं है। यह कहते हुए अजय की आवाज में खतरनाक ठंडक उतर आई। 1 करोड़ अचानक शौर्य की जुबान से निकले। इस आंकड़े पर अजय की आंखें झटके से सिकुड़ गईं। मुझे बदले में कर्ज माफी के साथ 1 करोड़ भी चाहिए। अब वह भी सौदेबाजी के मूड में उतर आया था। अजय के दाहिने गाल का डिंपल हल्का उभर आया। मतलब हर चीज बिकाऊ है, बस खरीदने वाले की जेब भारी होनी चाहिए। ओके, दिया। मुझे आज रात ही वो चाहिए। नहीं, मुझे बस 1 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल उसे आपके पास ले आऊँगा। शौर्य जल्दी से बोला। ओके बीरेंद्र, अजय ने अपने खास आदमी को आवाज लगाई और शौर्य पर तेज नजरें टिकाए रहा। जी अजय सर। वीरेंद्र फौरन हाजिर हुआ। अजय ने उसे अपना हुक्म सुनाया, जिसे सुनकर बीरेंद्र की आंखें मानो फैलकर बाहर आ गईं। 1 करोड़ एकदम? वह बस अपने मन में सोच पाया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। जी जैसा हुक्म, वह कहकर बाहर निकल गया। अजय सिगरेट की बची हुई
बट ट्रे पर मसलता हुआ पीछे जाकर सोफे पर दोनों हाथ फैलाकर बैठ गया और जोर की हंसी हंस पड़ा। तभी उसकी बुआ अंदर आई। किसी को नहीं पता था कि आज की यह बड़ी पार्टी अजय की तरफ से ही अरेंज की गई थी। यह पूरा फार्म हाउस उसकी ही मालकिनियत था और इस पार्टी का आइडिया भी उसी ने दिया था। बाहर सबको लग रहा था कि मिहिर, सविता जी और कई बिजनेसमैन सब मिलकर इस फंक्शन को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह पार्टी अजय की बनाई हुई कोई बड़ी चाल का हिस्सा थी जिसे सिर्फ वही जानता था। यह बात सिर्फ परिवार के लोग ही जानते थे। अजय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने मकसद से हट रहे हो, सविता जी तिलमिलाकर बोली। अजय ने माथे पर गहरी लकीरें डालते हुए उनकी तरफ देखा। आप मेरे रास्ते में क्यों आई जब आपको पता था कि वो मेरा निशाना है? फिर आपने मिहिर के साथ मिलकर उसे पुल में क्यों गिराया? उसे अब सब समझ आ चुका था। हाँ, किया मैंने। सविता जी गुस्से से उसके पास आकर बैठी। मैंने यह सब इसलिए किया कि मुझे पता चले तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जान लिया आपने? अजय एक तरफ से मुस्कुराया। तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो रहे हो जबकि जानते हो कि वो सिर्फ एक मोहरा है आलेख को बर्बाद करने का। सविता जी आखिरकार फट ही पड़ी। मुझे मत याद दिलाया करो। अजय भी भड़क गया। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे मत सिखाइए। आप मिहिर पर ध्यान दीजिए, उसे सब सिखाइए। मैं अपना मकसद बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। वह मुट्ठियाँ भींचकर पूरे यकीन से बोला। ठीक है, देखती हूँ तुम अपना मकसद पूरा करते हो या शिकारी खुद शिकार बन जाता है। सविता जी तंज कसती हुई वहाँ से चली गईं। अब वक्त ही बताएगा कि असल शिकारी कौन है। अजय बालकनी में खड़े होकर पूरे परिवार को देख रहा था। उसके भीतर एक खालीपन था जो शायद कभी भर नहीं सकता था और उस खालीपन की वजह था आलेख की वजह से उसकी जिंदगी में आई बर्बादी। अब वही खालीपन वह आलेख की जिंदगी में भरने वाला था। मिस्टर आलेख, तुमने मेरे माँ बाप का दर्द मुझ में उतारा था। अब मैं तुम्हारी औलाद के जरिए वही दर्द तुम्हें दूंगा। जैसे मेरे माँ बाप तड़पे थे ठीक वैसे ही तुम तड़पोगे। तुम्हें तुम्हारे ही बच्चों से तकलीफ दूंगा। वह गहरी सांस लेकर अंदर लौट आया। दूसरी तरफ उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि कम से कम आपको घर छोड़ देता। आप उसकी इज्जत हो और वह इस बात की कीमत तक नहीं समझता। मुस्कान गुस्से से तमतमाई हुई थी। महक घर पहुंचते ही कपड़े बदल चुकी थी और अब कमरे में दोनों बहनें हीटर ऑन करके रजाई में दुबकी हुई थी। मुस्कान उसे काढ़ा पिला रही थी और वह लगातार छींके मारे जा रही थी। छोड़ो मुस्कान, प्लीज़ मेरा सिर दबा दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। महक ने तकिए पर सिर रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुस्कान फौरन आगे झुककर उसका सिर दबाने लगी। दोनों बहनों की एक दूसरे में ही जान बसती थी। उनके पिता हर 2-3 महीने में विदेश जाते रहते थे। जब भारत में रहते तो सारा वक्त बेटियों के साथ बिताते, लेकिन जैसे ही बाहर जाते न जाने कैसे देश भी भूल जाते और बेटियों को भी। इसीलिए दोनों ही बहनें धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा बन गई थी। महक के सोने पर मुस्कान ने लाइट ऑफ की और मोबाइल उठाकर बालकनी में चली गई। उसने एक खास नंबर मिलाया जो दूसरी ही घंटी में उठ गया। कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? दूसरी तरफ से आवाज में हल्का गुस्सा था। आप मुझे डांटो मत, मुस्कान मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा तो क्या नखरे उठाऊं? उठाने तो चाहिए, आखिर शादी की बात चल रही है हमारी। मुस्कान भी इतराकर बोली। हाँ चल रही है तो, मिहिर बोला और उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान फैल गई। एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर सारे नाच नखरे उठाऊंगा। इतनी दूर से तो कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, इस बार मैंने बिल्कुल सीरियस होकर कहा है। यह सुनते ही मुस्कान का चेहरा लाल पड़ गया। मुस्कान ने मिहिर को पहली नज़र में ही दिल से चाह लिया था और सिर्फ 3 मुलाकात में ही वह उसे खुद प्रपोज कर चुकी थी, जिसमें मिहिर ने मुस्कान को पहली ही मुलाकात में फौरन अपना दिल दे दिया था। मुस्कान ने भी
अपने पिता को बताए बिना मिहिर से सगाई रचाकर अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित कर दिया था। अब महक की शादी में वह पहली बार मिहिर को अपने पिता से मिलवाने वाली थी ताकि दोनों जल्दी से एक हो जाएं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दोनों बहनें ही उन दो भाइयों की एक बड़ी चाल का हिस्सा बनने वाली थी। मुस्कान प्यार के नाम पर छिपी नफरत का शिकार होने जा रही थी और महक एक रिश्ते की आड़ में छुपे एक भेड़िए की लालच का शिकार बनने वाली थी। आलेख जी कुछ ही दिनों में विदेश से वापस आने वाले थे और शौर्य ने इसी बात का फायदा उठाकर महक को अपने साथ ले आया था। हम कहाँ जा रहे हैं शौर्य? उसने उत्सुकता से पूछा। शौर्य उसे कार में बैठाकर बस इतना बोला, सरप्राइज है, और उसे उस बड़े से मेंशन के अंदर लेकर दाखिल हुआ। महक के घर में किसी को नहीं पता था कि वह इस वक्त कहाँ है और ना ही महक किसी को बताकर आई थी, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शौर्य उसे मेंशन के अंदर गाइड करता ले आया। यह इतना बड़ा बंगला किसका है शौर्य? क्या यह तुम्हारा है? वह हैरानी से चारों तरफ देखते हुए पूछ रही थी, क्योंकि बाहर आते ही शौर्य ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और अब मुस्कुराकर खोल दी थी। नहीं, यह लो। उसने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए गंभीर होकर कहा। यह क्या है? महक ने हैरानी से लिफाफा पकड़ते हुए पूछा। वो हैरान खड़ी थी। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा रख लो, शौर्य ने बड़े प्यार से कहा, और तभी उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल देखते ही वह थोड़ा घबरा गया और बहाना बनाकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही महक ने लिफाफे को देखा, लेकिन वो अभी लिफाफा खोल ही रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटी। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर महक के चेहरे पर गहरी सिकने उभर आईं। तुम, मतलब आप यहाँ? वो अजय को वहाँ देखकर पूरी तरह हैरान थी। और शौर्य वो कहाँ है? वह घबराई हुई आवाज में पूछ रही थी। अजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता चला आया। वो तुम्हें यहाँ छोड़कर जा चुका है। अजय की बात पर महक ने उसे घूर कर देखा। मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत मत कीजिएगा, वरना क्या? अजय की आवाज अचानक सख्त हो गई। यकीन नहीं होता तो यह जो लिफाफा हाथ में पकड़ा है, इसे खोल कर देख लो, खुद समझ आ जाएगा। वह बेहद सख्त और ठंडे लहजे में बोला। कांपते हाथों से महक ने लिफाफा खोला और उसके पैरों तले से जमीन सचमुच खिसक गई। वह कागज था जिसमें साफ लिखा था कि शौर्य ने पूरी होशो हवास में उससे रिश्ता तोड़ दिया है। शौर्य उसे अकेला छोड़कर जा चुका था, लेकिन क्यों? इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता था। महक की आंखें भर आईं। यह चोट उसके मन पर ऐसे लगी जैसे किसी ने उसकी सारी दुनिया छीन ली हो। उसने गलत इंसान पर भरोसा किया, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और अब उसे समझ आ रहा था कि उसने किस तरह खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक और झटका सुनोगी? अजय की आवाज इस बार और भी ठंडी और भी भारी थी। वो उसके बहुत पास आ चुका था। महक ने सावधान नजरों से उसे देखा। क्या अब भी कुछ था जो वह नहीं जानती थी? वो तुम्हारी कीमत ले गया है। अजय के ये शब्द किसी एटम बम की तरह फटे। महक ने पूरे अविश्वास से उसे देखा। क्या पागल हो गए हो? मैं कोई सामान हूँ? एक जीती जागती इंसान हूँ। कैसे बेच सकता है वो मुझे? उसका तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। अजय बेहद ठंडे लहजे में बोला। बात यह नहीं कि वो कैसे बेच गया, बात यह है कि अब तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा सारी उम्र। उसके हर शब्द पर ऐसा जोर था जैसे किसी की गर्दन पर तलवार रखी हो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। शौर्य ऐसा नहीं कर सकता। महक का गला सूख गया। दिल में जो भरोसा बचा था वो भी टूटता जा रहा था। ऐसा ही हुआ है, मान लो, और ये कागज इसका होना ही सबूत है कि उसने तुमसे पीछा छुड़ा लिया। अजय 2 कदम आगे बढ़ा तो वो बिना सोचे पीछे सरक गई। अब उसे अपने सामने खड़े इस आदमी से डर महसूस होने लगा। क्या कीमत अदा की है तुमने? उसकी आवाज टूटे कांच जैसी बिखरी हुई थी। सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का था कि वो शौर्य जैसे लालची इंसान को पहचान ही नहीं पाई। अजय ने बिना पलक झपकाते, बिना किसी झिझक के
1 करोड़। महक वहीं ठिठक गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। 1 करोड़, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। महक को सिगरेट के धुएं से बहुत चिढ़ थी, इसीलिए वह 1 कदम पीछे हट गई और अजय को सवालिया नजरों से घूरने लगी। अजय ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो जिंदगी भर मेरी कैद में रहो मेरी तरह तरह की बातों को सहते हुए, या फिर अपना सब कुछ मेरे हवाले करके यहाँ से फौरन निकल जाओ। वो जिस अंदाज में ये शर्त रख रहा था वो और भी खतरनाक लग रहा था। महक गुस्से से लगभग कांप पड़ी। क्या पागल हो गए हो? मैं क्यों सौंपूंगी तुम्हें अपने आप को? जरा भी करीब आए ना तो जान से मार दूंगी। और मेरे डैड को जानते भी नहीं तुम? वह उसकी तरफ बढ़कर धमकाते हुए बोली। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी का तो पूरा मामला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो विदेश में तुम्हारे पिता आलेख मेरे आदमी के सीधे निशाने पर होंगे। तुम्हारा इनकार तुम्हारे बाप की जान ले सकता है। अब फैसला तुम्हारा है। अजय ने अंधेरे में तीर चला दिया था। उसे बस इतना पता था कि आलेख विदेश में है, पर कहाँ है इस बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। महक का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मुझे तुम्हारे दोनों ऑप्शन मंजूर नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसके अपने दिल में आज भी ये यकीन नहीं बैठ रहा था कि शौर्य जैसे आदमी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। अजय ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अब इस सदमे से बाहर आओ और आगे की बात सुनो, वरना तुम कुछ समझ नहीं पाओगी। वैसे तो मैं सामने वाले को हमेशा सिर्फ एक ही ऑप्शन देता हूँ। वह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए जानबूझकर लापरवाही से बोला और सोफे पर फैलकर बैठ गया। महक ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने मेरे 1 करोड़ दिए हैं, मैं तुम्हें 1 करोड़ लौटा, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। अजय ने अचानक उसकी बात बीच में ही काट दी। सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाया और सोफे पर टिक गया, जैसे अब खेल पूरी तरह उसके हाथ में हो। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ 1 रात के लिए, और अगर नहीं मानी तो मेरी कैद में रहना होगा अपनी आखिरी सांस तक। अजय के शब्द किसी सजा जैसे थे, ना जीने देते ना मरने, बस हर पल तड़पाने वाली सजा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, समझे तुम? महक की बात अधूरी ही थी कि अजय ने अपने आदमी को कॉल मिलाकर ठंडे लहजे में कहा, शूट हिम। यह सुनते ही महक की सांस गले में अटक गई। मेरे डैड को कुछ मत करना प्लीज। जो अभी तक सीना तान कर खड़ी थी, एक पल में डरी हुई बेटी बन गई। आंखों में आंसू भर आए। अजय को उसके आंसू बेहद नागवार गुजरे, क्योंकि वह आदमी किसी के भी आंसुओं का हकदार नहीं था। मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगे करूँगी, बस मेरे डैड को कुछ मत करना। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, जैसे अपनी सारी लड़ाई हार चुकी हो। अजय बेहद ठंडे स्वर में बोला, मुझे तुम्हारे सिर्फ कुछ घंटे चाहिए। महक ने जख्मी टूटी हुई नज़र से उसे देखा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ऐसे मैं खुद को नहीं सौंप सकती। उसके यह कहते ही अजय कुछ पल को रुक गया। कुछ देर पहले तक तो वह उसकी हर बात से इनकार कर रही थी और अब अचानक ही मान गई। उसे साफ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह खामोश रहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। आर यू श्योर? क्या तुम सच में मेरे साथ एक वक्त गुजारने के लिए मुझसे शादी करोगी? वह उसकी आंखों में गहराई से झांकता हुआ पूछ रहा था, जैसे उसके मन का सच पढ़ लेना चाहता हो। सुना था नीली आंखों वाले मर्द जालिम होते हैं, आज देख भी लिया। उसके इन शब्दों पर अजय एक पल को बिल्कुल ठिठक गया। अगले ही पल हल्की हंसी हंसकर बोला, अपने बाप के बारे में उनकी आंखें भी तो नीली ही हैं ना? अजय की बात सुनकर महक सचमुच हैरान रह गई, क्योंकि उसके डैड की आंखें तो नीली थीं, लेकिन उसे ये कैसे पता? इससे पहले कि वह कुछ पूछती, अजय ठंडे तेवरों में बोला, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। सुबह होते ही विवाह होगा और कल की रात हम साथ होंगे। उसके बाद तुम्हें जाने दिया जाएगा। वह रुख फेर कर एक नौकर को आवाज देने लगा। उसे कुछ कड़क अंदाज में हिदायतें दी और फिर वापस उसकी तरफ मुड़ा। चलो, तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारा कमरा दिखा दें, वहीं रुकना और कल रात मेरे कमरे में आना। उसके हर शब्द में जहर घुला था,
जैसे हर लफ्ज तीर बनकर महक के सीने को चीर रहा हो। महक उस नौकर के साथ अंदर की ओर बढ़ गई। उसे पता था अब इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाना मुमकिन नहीं था। उसके खिलाफ पूरी साजिश रच गई थी और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था शौर्य। उसका खून खौल उठा। बस एक बार यहाँ से निकलने दो, सबसे पहले उसी शौर्य को गोली से उड़ा दूंगी। नीच इंसान चंद पैसों के लिए मुझे बेच गया। उसे बार बार शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। अगर अजय ने उसके डैड आलेख जी को मारने की धमकी ना दी होती तो वह कभी भी उसके जाल में ना फंसती। मगर अभी भी उसके दिल में एक ही चीज थी, भागना, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। इसीलिए तो उसने शादी की बात रखी थी। महक को अब अपना दिमाग चलाना था ताकि वह किसी तरह यहाँ से निकल सके। दिन ढलते ढलते शाम हो गई, लेकिन महक घर वापस नहीं लौटी। आलेख जी की अचानक घर वापसी पर मुस्कान भी बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि महक कहाँ है। उन्होंने हर जगह पता करवाया, लेकिन महक का कुछ भी सुराग नहीं मिला। शौर्य के बारे में जानकारी निकाली तो यह सुनकर और भी बड़ा झटका लगा कि शौर्य तो देश से बाहर जा चुका है, अचानक ही गायब। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वह तो महक और मुस्कान को शौर्य की जिम्मेदारी पर छोड़कर खुद विदेश गए थे, और अब यह सुनकर उनकी हालत खराब हो गई कि शौर्य तो देश में था ही नहीं और उसकी फैमिली भी एकदम से गायब थी। यह सब एक साथ गायब होना साफ इशारा था कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है। आलेख जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने अपने सारे जानकारों और रिसोर्सेज को महक को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन महक का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। वो सचमुच परेशान हो गए थे। महक कहाँ जा सकती है, और वो भी बिना बताए। मुस्कान जाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे, कुछ समझ नहीं आता। आलेख जी मजबूरी में टूटे जा रहे थे। आज उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि एक बेटी का बाप होना कितना बड़ा डर होता है। मुस्कान का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने अनजान बने रहने पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ महक उस मेंशन से निकलने का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन रात गुजर गई और अगली सुबह हो गई। वह पूरा दिन कमरे में बंद रही। एक ही नौकरानी आती, खाना वाना देकर चली जाती। पता नहीं डैड को मेरी गैर मौजूदगी के बारे में मुस्कान ने बताया भी होगा या नहीं। यही सोच सोचकर वह घबराहट से भर जाती। वह परेशान भी थी और बुरी तरह फंसी हुई भी। शाम होते होते अचानक उसकी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। गोल्डन टोन का निहायत ही खूबसूरत बेहद कीमती लहंगा, जिस पर बारीक नेट और सिल्क से बना लंबा दुपट्टा था। ऊपर की चोली पर मोतियों और सीक्वेंस और महीन धागों से की गई इतनी खूबसूरत कढ़ाई थी कि जैसे ही रोशनी पड़ती हल्की सी चमक आंखों को अपनी तरफ खींच रही थी। यह शादी महज एक फॉर्मेलिटीज थी, पर इतना तामझाम क्यों? वह दांत भींच कर रह गई और अपनी मजबूरी के चलते उसे वह भारी लिबास पहनना पड़ा। तैयार होकर जैसे ही वह जालीदार घूंघट में बैठी तो अचानक ही उसे अपने डैड आलेख जी याद आ गए। आंखों से दो आंसू मोती बनकर लुढ़क पड़े। शादी के बाद जब अजय कमरे में आया तो महक उसे काट खाने को तैयार थी। अगले ही पल गुस्से में महक का हाथ उठ गया, जिसे अजय ने हवा में ही रोककर एक झटके में उसकी कलाई मोड़ दी। महक की दर्द भरी चीख निकल गई। आंखें आंसुओं से भर उठी। अपने हाथ कंट्रोल में रखो, वरना तोड़ते देर नहीं लगाऊंगा। उसका हर शब्द जहर की तरह लगा। अगले ही पल वह उसे बिस्तर पर धक्का देकर खुद कमरे के दरवाजे की ओर जाकर रुक गया। तुम्हारे करीब आना मेरी इच्छा नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरे बस में होता तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखता। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसे सख्त और रूखे अंदाज में बोला। महक का दिल किया कि उसका मुंह तोड़ दे। आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ। मुझे ये नखरे बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि तुम कोई मेरी मनमर्जी वाली बीवी नहीं हो कि तुम्हारे नखरे उठाऊं। बस एक रात के लिए यहाँ हो, समझी? वो कहते हुए उसे दर्द की गहराइयों में धकेल चुका था। महक का इतना सजा धजा संभला हुआ रूप देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ देर पहले उस पर लफ्जों के तीर बरसाए गए हैं।
वो वहीं खड़ी थी, ऐसी खूबसूरती में लिपटी हुई कि अगर कोई देख लेता तो पल भर को अपना होश खो बैठता। पर सामने वाला इंसान उसकी इज्जत को रौंद कर जा चुका था, मगर जाते जाते उसकी एक बात ने महक को अंदर तक हिला दिया। उसने उससे मोहब्बत में शादी नहीं की थी, जरूर कोई बड़ा मकसद था। पता नहीं वो उसे अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करने वाला था। अब महक को अपने ही फैसले पर गुस्सा आ रहा था और गहरा पछतावा भी। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, कुछ भी हो जाए। वो बहुत धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकली। पूरा घर एक अजीब से सन्नाटे में डूबा था। कुछ देर पहले यहाँ मेहमानों की आवाज़ें थीं, हंसी थी, हलचल थी, पर अब सब गायब था। वो चलते चलते लंबी गलियारे की तरफ बढ़ी। तभी एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनकर वो अचानक रुक गई। तुम उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे अजय? बिल्कुल नहीं, वह औरत गुस्से से भरी हुई थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अजय ने शांत आवाज में कहा। मेरी जान, तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की पर नहीं, वह औरत जहर भरे लहजे में बोली। याद रखना, हमारा असली मकसद हमें आलेख को बर्बाद करना है। बाहर खड़ी महक का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि निकली हुई चीख बाहर ना आए। ये लोग कौन हैं? ये मेरे पापा के दुश्मन क्यों हैं? और ये आदमी, ये मुझे मेरे ही पापा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके कदम कांप गए। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा और जल्दी से जल्दी पापा तक पहुंचकर उन्हें सब बताना होगा, वरना अगर उस शख्स ने डैड को सच में कुछ कर दिया तो यही ख्याल आते ही वह घबराहट में इधर उधर देखते हुए खुद को संभालती बचाती हुई मेन गेट की तरफ भागी। उसी वक्त एक गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई। महक ने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर दूसरी तरफ फेंका ताकि गार्ड का ध्यान उस ओर चला जाए। बस चंद लम्हों का खेल था और वह उस फार्म हाउस से भाग निकलने में कामयाब हो गई। लगातार भागते भागते उसके पैर सुन्न हो गए, सांसें चढ़ गईं, लेकिन वह रुकी नहीं। वह घने जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई और अंधेरे पेड़ों के बीच भागती चली गई। यकीनन अभी तक फार्म हाउस में मेरी गैर मौजूदगी का पता चल चुका होगा और वो पागल मेरी तलाश में इधर उधर घूम रहा होगा। मुझे उसके हाथ नहीं आना, कुछ भी हो जाए। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी। अचानक भागते हुए उसके पैर में पहनी हिल किसी बड़े पत्थर से टकरा गई और वह मुंह के बल गिरती लुढ़कती हुई ढलान की तरफ जा गिरी। उस तरफ ढलवा जमीन थी, नीचे झाड़ियां और टहनियां। पूरा जिस्म उन नुकीली झाड़ियों से छिल गया और वह दर्द से चीख उठी। उसकी चीख की आवाज़ जंगल की खामोशी चीरती हुई दूर तक गई और वहीं आसपास मौजूद अजय और उसके आदमी उस तरफ चौकन्ने हो गए। अजय, आवाज़ उस तरफ से आई है, मिहिर ने कहा। तो अजय ने सख्त लहजे में कहा, मिहिर तुम यहीं रुको, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें पुकारूंगा। वह उन्हें वहीं रोककर खुद तेजी से उस दिशा में भागा जहां से आवाज़ आई थी। वह बेहद चौकन्नी नज़र और तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसे ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक दुपट्टे पर पड़ी जो साड़ियों में अटका था। अजय का दिल धक्के से रह गया। वह फौरन उस तरफ लपका। नीचे झुककर देखा तो महक एक पतली सी टहनी को पकड़कर लटक रही थी और नीचे बहुत गहरा पानी था। दूसरी तरफ एक झरना था जिसकी तेज आवाज़ सुनकर ही आदमी कांप जाए। महक की हालत देख अजय बुरी तरह घबरा गया। महक, हाथ दो अपना, उसने नीचे झुककर जोर से पुकारा। महक ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दहशत और आंसू थे। नहीं, कभी नहीं। वह रोते हुए सिर हिलाकर मना करती उस टहनी को और कसकर पकड़ने लगी, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे फिसल रहा था। पागल मत बनो, नीचे का पानी बहुत गहरा है, हाथ दो अपना। महक की सांसें तेज हो गईं। नहीं, तुम मुझे यूज नहीं करोगे, मेरे डैड से तुम्हारी दुश्मनी है, मुझे मत इस्तेमाल करो। तुम क्या चाहते हो? उसका वाक्य अधूरा रह गया क्योंकि उसका पैर और नीचे की तरफ सरक गया। महक, बकवास बंद करो, अजय लगभग चिल्लाया। नहीं करूँगा यूज, कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ हाथ दो। वह और नीचे झुककर हाथ बढ़ाने लगा। लाख नफरत सही, लाख गलतफहमियां सही, लेकिन अब वह उसकी पत्नी थी, उसका फर्ज था और दिल भी जैसे उसके साथ ही धड़क रहा था। पहले कहो तुम मुझे इस्तेमाल नहीं करोगे, वह डर के बीच उससे कह रही थी। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा इस्तेमाल।
अजय उस वक्त सचमुच पागलों की तरह सिर्फ उसे बचाना चाहता था। उसे बुआ की बात याद आई। जो डर उनकी आंखों में था वह सच्चाई बन रहा था। वह इस लड़की में दिल से कहीं ना कहीं बुरी तरह उलझ चुका था। महक ने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी थी कि उसी पल वह टहनी अचानक टूट गई और उसकी चीख जंगल में गूंजती चली गई। महक! अजय की घबराई हुई आवाज निकल पड़ी, पर तब तक वह नीचे गिर चुकी थी। अजय अपनी सांस थामे उस गहरे खाईनुमा पानी में उसे गिरता देख रहा था, बेबस, बुरी तरह टूटता हुआ, जैसे उसकी रूह ही गिर रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसों की डोर टूट रही हो। इससे पहले कि वह पानी में गिर पाती, अजय भी उसके पीछे छलांग लगा चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि कौन सी अनजानी ताकत उसे इस तरह खींच रही थी, पर वह बिना सोचे उसके पीछे पानी में कूद पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि महक को पानी से डर लगता है, उसे तैरना भी नहीं आता। एक बार पहले भी वह पुल में गिर चुकी थी और बुरी तरह घबरा गई थी। पानी की तेज लहरें उन दोनों को अपनी तरफ खींच रही थी। अजय उसकी तरफ बढ़ता, तेजी से तैरते हुए उसके करीब पहुंचा। उसने महक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ फिसलकर फिर छूट गया। महक अपना सिर पानी के ऊपर करने की कोशिश करती, पर फिर लहरों में नीचे चली जाती। अजय ने गहरी सांस भरते हुए पानी में और नीचे उतरकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और गले से लगाते हुए ऊपर की ओर तैरने लगा। महक! महक, आंखें खोलो! वह घबराहट में चिल्लाया। महक उसके कंधे पर निडाल पड़ी थी, वह सांस नहीं ले रही थी। अजय एक पल की भी देरी किए बिना उसे पकड़े झरने से दूर किनारे की तरफ तैरने लगा। कुछ ही देर बाद वह उसे लेकर किनारे पर पहुंच गया। उसने उसे गीली मिट्टी पर लिटाया और उसका गाल थपथपाता हड़बड़ाहट में बोल रहा था, महक प्लीज आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? वह उस पर दबाव डालकर उसकी सांसें वापस लाने की भरसक कोशिश कर रहा था। ठंडी हवा, गीले कपड़े, सब कुछ जैसे जम गया था। इधर उधर कोई इंसान नहीं था, बस उफनते झरने की आवाज और दोनों की भारी सांसें। मुझे यूज नहीं करोगे? उसकी कुछ देर पहले की कही बात अजय के दिमाग में गूंजती रही। उसने सिर झटका, बालों से पानी गिरा। अगले ही पल वह पूरे हक से महक का मुंह खोलकर उसे सांस देने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर महक ने अचानक झटके से एक गहरी सांस भरी। उसके मुंह से पानी बाहर निकला और वह साइड में मुड़ गई, खांसते हुए, हवा के लिए तड़पती हुई। अजय ने गहरी सांस भरते हुए महक की पीठ सहलाई। वह अब शांत और लाचार दिख रही थी। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था और अजय उसे उठाकर धीरे धीरे दरख्तों के झुंड की तरफ ले गया ताकि उसे ठंड कम लगे। रात का वक्त था और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। घास फूस की नरमी पर वह उसे बहुत सावधानी से लिटाता। क्या करूं? महक को होश की दुनिया में लाने के लिए वह जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालता और इम्पोर्टेंट वाटरप्रूफ लाइटर जला देता। उसने आसपास कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर आग लगा दी और महक को आग के पास लाकर बिठाया। उसकी एक ही मनसा थी, महक को हर हाल में होश में लाना। महक, आंखें खोलो! वह उसके हाथ रगड़ रहा था। महक अभी भी बेहोशी में थी, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। अजय ने उसे गर्माहट दी, जिसने उसे जीवन का एहसास दिलाया। तब उसे महसूस हुआ कि वह अब उसके बहुत करीब है। मेरा यूज नहीं करोगे? वह गुजरती रात की बातें याद करता रहा। अजय शिद्दत से उसकी सुरक्षा और ख्याल में लगा रहा। लकड़ियों में लगी आग कभी कभी भड़कने लगती और उसकी नज़र और पूरा ध्यान सिर्फ महक पर ही था। कभी आग बहुत धीमी जलने लगती, बिल्कुल उनके जज्बात की तरह, और यह रात उन दोनों को एक करके आगे बढ़ गई। बुआ गुस्से में दंदनाती हुई अब आलेख हाउस में दाखिल हुई। कहाँ है मेरा भतीजा? बोलिए, जवाब दीजिए आलेख। सबिता जी सीधा जाकर उनके कॉलर पर हाथ रख देती हैं। उनकी आंखों में भरे आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। आलेख जी एक पल को जड़ हो गए। इतने सालों बाद आज वह उनके सामने खड़ी थी। कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मेरा अजय कहाँ है? वह चीखती हुई बोली। सबिता,
नाम मत लीजिए मेरा। वह गुस्से से कांपी। याद रखिएगा, अगर मेरे अजय को जरा सी भी चोट आई तो अच्छा नहीं होगा। उनके एक एक लफ्ज ने आलेख जी को हिलाकर रख दिया। पिछले 12 साल से आपको ढूंढ रहा था मैं। आलेख जी धीरे से बोले, आज मिली भी तो ऐसे। सविता जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्हें अपने भतीजे की तलाश थी। अजय रात से गायब था और वह आलेख की बेटी महक के पीछे गया था और अब तक वापस नहीं लौटा था। सविता जी को यकीन था कि आलेख जी ने जरूर कुछ किया है, लेकिन जैसे जैसे वह यहाँ खड़ी थी उन्हें एहसास हो रहा था कि वह गलत फहमी में थी। मेरा अजय कहाँ है? वह तड़प गईं। कौन अजय? किसकी बात कर रही हैं आप? आलेख जी उलझे हुए थे। उसी अजय की जिसके माँ बाप को आपने नुकसान पहुंचाया। सविता जी चीख पड़ी। आलेख जी सन्न रह गए। वह कैसे समझाते कि वह अब भी गलतफहमी में जी रही थी और समय ने इस गलतफहमी को और जहरीला बना दिया था। मैं नहीं जानता। सविता जी, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें। मेरी अपनी बेटी महक खुद गायब है। आलेख जी ने सख्त लहजे में कहा, पर सविता जी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। आपकी बेटी महक तो होगी किसी के साथ। महक मेरी बेटी है। खबरदार उसके बारे में कुछ भी गलत कहा तो आपको जो भी मसले हैं मुझसे हैं। मुझे बोले, आपने जो कहना है, लेकिन मेरी बच्चियों को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं। उन्होंने हाथ उठाते हुए सख्ती से कहा। आलेख जी का हाथ हवा में ही थम गया। सविता जी ने फुर्ती से अपनी बात कह दी थी। अचानक मुस्कान डरते डरते आलेख जी को पुकारती हुई आई। आलेख एकदम चौंक गए और पलटकर अपनी बेटी को देखा। मुस्कान को लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। ये आंटी कौन है और इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उसके शब्दों ने आलेख जी का दिल हिला दिया। आखिर आलेख जी ने अजय के माता पिता के साथ क्या किया था और सविता जी का आलेख जी से क्या रिश्ता है? और अजय अब महक का क्या करेगा? और मिहिर मुस्कान के साथ शादी करेगा भी या नहीं? ऐसे कई राज से पर्दा उठाएंगे कहानी के अगले हिस्से में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, सभी दृश्य केवल मनोरंजन के उद्देश्य से दिखाए गए हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। ये कहानी किसी भी गलत धारणा को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करती है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।